एकदम रद्द भी होगा, पूरा आंदोलन होगा, सारा समाज आगे ये किसी के लिए भी ऐसा गंदा और घिनौना कानून ना आ सके, इसके लिए बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए केस डालेंगे, हम लोग भी डालेंगे, मजबूत केस डालेंगे और सड़कों पे भी बड़ा आंदोलन होगा वो। लेकिन वो आंदोलन सिर्फ मुसलमान नहीं करेंगे, वो SC ST, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और OBC और दूसरे लोग मिल के करेंगे। और वो इतना बड़ा आंदोलन होगा क्योंकि ये सभी के ऊपर हमला होने वाला है, सभी के धार्मिक स्थल छीने की कार्रवाई है, ये सब समझ रहे हैं इस बात को। ED CBI कल को नायडू साहब के पीछे भी पड़ सकती है और नीतीश कुमार जी के भी पीछे पड़ सकती है। उनका भी शिंदे, नीतीश कुमार जी का भी शिंदे वाला एग्जाम्पल बनाया जा सकता। कानून ठीक किया गया था, हालांकि थोड़ा सा ही किया गया था, कितनी तेज़ी से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट बदली थी। उसके बाद आपको CNRC का आंदोलन याद है, कपिल मिश्रा साहब को अभी 3 दिन पहले ये FIR हुई है ना, हमने वादा किया था ना अम्बेडकरवादियों ने कि ये नमस्कार, आप देख रहे हैं पुरमपुर, मैं हूं प्रभात। और इस वक्त जिस तरीके से संसद में वक्फ संशोधन बिल को पास कराया जा रहा है, पेश किया गया राज्यसभा में आज और कल लोकसभा में पेश होने के बाद 12 घंटे की चर्चा हुई और उसे पास कर दिया गया वोटिंग के बाद। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने एडवोकेट महमूद प्राचा जी। बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं, अब तो लोकसभा और राज्यसभा में पास होने जा रहा है बिल, पूरी तरीके से वक्फ संशोधन बिल। आप लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कुछ दिन पहले, अब क्या इसके पीछे आगे का क्या कार्यक्रम होगा? देखिए, बिल्कुल गैर संवैधानिक बिल पास हो रहा है और इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे जो उद्योगपति हैं, जिनको और इनके जैसे, जिनको मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलके, मोहन भागवत जी ने मिलके देश की सारी संपदाएं लूट के दे दी हैं, ED CBI और इनकम टैक्स का प्रयोग करके। इन लोगों को वक्फ के पास भी क्योंकि एक बहुत बड़ा लैंड बैंक है, तो वो लैंड्स चुराने के लिए, वो लैंड्स लूटने के लिए ये बिल मोदी जी पास करवा रहे हैं। इसके अलावा कोई मकसद इस बिल का है नहीं। जो इसका टाइटल है उसके खिलाफ ही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं कि ये वक्फ को मजबूत करने के लिए है, ये जो चोर हैं उन्हें पकड़ने के लिए है। लेकिन जो इसका प्रारूप है वो चोरी करवाने के लिए है वक्फ की प्रॉपर्टीज़, और ये बेईमानी करने के लिए है और कोई पर्पज़ नहीं है इसमें। जो पहले सज़ाएं थीं वक्फ की प्रॉपर्टी चुराने के लिए, उनको कम कर दिया गया है। जो पहले अरेस्ट होने का प्रावधान था उसको ख़त्म कर दिया है। और इसी प्रकार के सारे जो चेंजेस आए हैं वो इसीलिए आए हैं कि यूसुफ लुलू और अडानी अंबानी लोग जो हैं वो, जैसे उन्होंने रेलवे की लैंड्स चुरा ली हैं, सारे पोर्ट्स अडानी जी ने ले लिए हैं, ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स सारे बड़े बड़े ले लिए हैं, माइनिंग का सारा बिजनेस, कोल का, पावर का, सब बिजनेस जो है छीन छीन के दिए जा रहे हैं। तो ये उसी कड़ी में एक आगे कार्रवाई है, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं इसमें। और उसके लिए किसी भी हद तक मोदी जी जाएंगे, ये तो जग जाहिर बात है। लेकिन क्या लगता है, आप जब संसद से पेश हो गया, बाकायदा चर्चा हुई और इसमें गठबंधन के जो साथी थे TDP और जो नीतीश कुमार, जिससे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी जाकर के मिला था, उसके बाद वो उन लोगों ने समर्थन कर दिया। देखिए, ये लोगों को कोई सीरियसली क्यों लेगा? पर्सनल लॉ बोर्ड वाले जो उलेमाए सू जिन्हें मैं बोलता हूँ, वो लोग कोई ईमानदार लोग थोड़ी हैं, उनके सबके तार तो RSS से जुड़े हुए हैं। तो ये जाके तो पब्लिक को सिर्फ दिखाने के लिए, मुंह दिखाई करने के लिए मिले थे। कोई अगर ये असली दबाव उन पे बनाते तो बेशक नीतीश कुमार जी को भी फ़र्क पड़ता, कुछ तो पड़ता, चंद्रबाबू नायडू जी को भी पड़ता, चिराग पासवान साहब को और दूसरे लोगों को भी पड़ता, कुछ तो पड़ता थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि ED CBI कल को नायडू साहब के पीछे भी पड़ सकती है और नीतीश कुमार जी के भी पीछे पड़ सकती है। उनका भी शिंदे, नीतीश कुमार जी का भी शिंदे वाला एग्जाम्पल बनाया जा सकता है। तो उससे डर भी था। लेकिन अगर ये लोग सीरियसली कोशिश करते तो शायद कुछ ना कुछ दूसरी स्थिति होती। लेकिन किसी ने भी अभी तक सीरियसली इसकी कोई प्लान बना के अपोजिशन की नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अकेला मुसलमानों का भी मुद्दा नहीं। सिर्फ इसको मुसलमानों का मुद्दा चाहे उस तरफ से बनाया जाए या इस तरफ से बनाया जाए, वो सीधे सीधे RSS और BJP की मदद करने का तरीका है। क्योंकि इसके बाद ऐसे ही कानून शेड्यूल कास्ट के लिए आएंगे, और यूपी में तो आ ही चुका है कि पहले शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की प्रॉपर्टी कोई जो उनको वेलफेयर जो स्कीम्स थी गवर्नमेंट की उससे मिली थी,
वो सिर्फ कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति ही खरीद सकता था। अब डीएम को योगी जी ने इतनी पावर दे दी है कि वो कोई और व्यक्ति को भी खरीदवा सकते हैं अपनी इजाज़त दे के। उसी तरीके से ट्राइबल्स की जो प्रॉपर्टी है, हसदेव ले लो, चाहे छत्तीसगढ़ में ले लो, उड़ीसा में ले लो, सब जगह तो ये अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोग जो हैं, जिंदल या दूसरे जितने भी लोग हैं, ये सब तो लूटामारी कर रहे हैं उनकी ज़मीनों की। अब वही चीज़ मुसलमानों के लिए हो रही है, उसके बाद सिखों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और बौद्धों के लिए भी होगी। और बौद्धों की तो एग्जाम्पल से हम सबको सीखना ही चाहिए। 84,000 जो बुद्ध विहार थे वो कहाँ गए? वो इसी प्रकार से तो लूट लिए गए थे पहले। अब वही फार्मूला एक अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मुस्लिम्स और दूसरे कमज़ोर वर्गों की ज़मीनें छीनने के लिए। बट हम लोग सारी देश को एक बात बता रहे थे कि जो बोध गया में हो रहा था कि वहाँ पे बुद्धिस्ट समाज का, बुद्धिस्ट कम्युनिटी का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल जो है वो बोध गया है, और वही उनके कब्जे से छीना हुआ है। मतलब उनमें जो है नॉन बुद्धिस्ट जो लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग नहीं हैं, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनको उसका इंचार्ज या कंट्रोल दे रखा है। तो हम ये तभी ये बोल रहे थे सबको कि देखो ये सब जो आज बुद्धिस्ट समाज के साथ ज्यादती हो रही है वो सबके साथ रिपीट होगी। तब हमारी ज़्यादा लोगों ने बात नहीं सुनी और आज वही काम मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कर दिया। और उसमें भी एक आरएसएस के जो एक पूरी तरीके से मेंबर ही हैं वो फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, जिन्हें वाइस चांसलर भी बनाया गया है, उन्होंने तो ये कह ही दिया कि अगर मुस्लिम्स इसमें रखे जाएंगे तो वो बड़ी अच्छी बात होगी। उसकी तो उन्होंने तारीफ़ ही कर दी। तो ये सब चीज़ें इस चीज़ को साफ दिखाती हैं कि आरएसएस के सारे लोग, चाहे वो किसी भी शक्ल में नज़र आए, चाहे मुस्लिम नज़र आएँ, जो चाहे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के नज़र आएँ, किसी भी कम्युनिटी के नज़र आते हों, लेकिन वो आरएसएस का एक ख़ास एजेंडा होता है, एक ख़ास ड्यूटी होती है, वो ड्यूटी ही निभा रहे होते हैं। जैसे फैज़ान मुस्तफ़ा साहब ने जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ ज़्यादती हो रही है वो अब वक्फ बोर्ड में भी हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हम इस बात का वेलकम करते हैं कि जो हिंदू होने चाहिए वो वक्फ बोर्ड में भी आने चाहिए। तो ये सब लोग आरएसएस के एजेंट हैं। एजेंट क्या, मेंबर ही हैं। एजेंट कहने से थोड़े लोगों को बुरा लग जाता है। ये सब आरएसएस के ही मेंबर्स हैं, उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। किरण रिजिजू जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि इससे कोई भी किसी का नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि संसद की ज़मीन जो है ले ली जाती है और तमाम जगहों की ज़मीन वक्फ पे बनी थी, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। हाँ, संसद की ज़मीन तो लेने का मौका शायद वक्फ के जो तरफदार हैं उनको अभी अभी मिला है। 75 साल होने को आ गए। 75 साल में तो किसी ने लेने की कोशिश नहीं की। अब रिजिजू जी के कान में किसी ने आके बताया होगा, शायद उन्हीं के आरएसएस के दूसरे जो मेंबर हैं, ये ओवैसी साहब ने बताया होगा उनके कान में जाके, मोदी जी के, अमित शाह जी के, कि अब हम संसद ले लेंगे, तो इसीलिए संसद लेने की बात हो गई। ये इस प्रकार की कुछ भी बात करके जो ये जो क्षमता आई हुई है ना, ये सिर्फ एक वजह से आई हुई है कि ये सरकारें जो हैं, पीएम जो है हमारे ईवीएम के पीएम हैं, एचएम होम मिनिस्टर जो है ना हमारे ईवीएम के एचएम हैं, जनता के वोटों से चुने हुए वोट, ये पीएम और एचएम नहीं है। उसी प्रकार से जो एमएम है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो ईवीएम के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वरना वो अरुणाचल प्रदेश में चुनाव नहीं जीत रहे थे। तो ये सब बातें हैं। तो अब वो इसीलिए इस प्रकार की कुछ भी बात जो मतलब हंसी आएगी जिसको सुन के, वो बात करके भी आराम से सीना चौड़ा करके पार्लियामेंट के पटल पे बोल देते हैं। अमित शाह जी ने कहा कि जो है इससे मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है, बस एक विपक्ष यही कर रहा है, साजिश ही कर रहा है। देखिए, भड़काने की बात तो बात की बात है। जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की प्रॉपर्टीज लेने का जो तरीका ईजाद नया कर दिया है, एक जो उस जिसका इन्वेंशन कर दिया है कि अब डीसी से परमिशन लो, डीएम से, और शेड्यूल कास्ट की ज़मीनें कोई भी खरीद लो। इससे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को डरना चाहिए या खुश हो जाना चाहिए, ये मैं आपके दर्शकों पे छोड़ता हूँ। जो हसदेव में हो रहा है अभी भी आज के तारीख में जो अडानी जी कर रहे हैं वहाँ पे, वो ट्राइबल्स की भलाई के लिए कर रहे हैं, या ट्राइबल्स को अडानी जी, अंबानी जी और ऐसे जो वहाँ पे उनकी ज़मीनें छीनने के लिए जा रहे हैं लोग, उनसे डरना चाहिए। उसी प्रकार से जो बोध गया में बुद्धिस्ट समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको डरना चाहिए इस बात से कि जो हमारा सबसे ज़्यादा पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है वही हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम उस पर अपने धार्मिक जो गतिविधियां हैं वो अपने हिसाब से नहीं कर सकते, वो ब्राह्मणों के हिसाब से करनी पड़ेंगी हमें। इससे बुद्धिस्ट समाज को डरना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए। अब जब ये चलिए सनातन धर्म की बात कर लेते हैं। सनातन धर्म के लोग भी तो बहुत डरे हुए हैं। ये जो उनके मंदिर हैं उस पर सरकारी कंट्रोल किया जा रहा है।
तो उन लोगों को खुश होना चाहिए, डरे में होना चाहिए। वो भी पिटीशन फाइल कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने खुद पिटीशन फाइल किए हैं इस बात के लिए। तो अगर चाइना हमारी 4,500 किलोमीटर जगह छीन लेगा तो मुस्लिम समाज को डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? देश के हर एक जो जो देशभक्त नागरिक हैं उनको सबको डरना चाहिए। ये सरकार कैसी आ गई है जो ये सारे काम कर रही है, देश को सत्यानाश कर रही है, देश का बेड़ागर्क कर रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो सबको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? तो ये काम जो कर रहे हैं वो ऐसे ही हैं कि संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक। तो जो भी संविधान के प्रेमी हैं, संविधान से प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, देश के गद्दार नहीं हैं, वो तो ऐसी गंदी घिनौनी हरकतों से डरेंगे भी और परेशान भी होंगे। तो कोई डर ही नहीं रहा है, परेशान भी हैं सब, इसलिए कि संविधान के ऊपर हमला हो रहा है। अब क्या करेंगे आप लोग? वक्फ संशोधन कानून बन जाएगा तो क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे नहीं, या ऐसे फिर क्या? ऐसे बहुत कानून आए और बहुत कानून गए हैं, आप लोगों को पता है। इस प्रकार के दमनकारी कानून जो हैं संविधान के विरुद्ध बाबा साहब के पहले भी आ चुके हैं। अभी ये तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ चुकी हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं उन्होंने कई बार साबित करके दिखाया है। 2 अप्रैल याद है आपको 2018, याद है ना? कितनी तेज़ी से कानून ठीक किया गया था, हालांकि थोड़ा सा ही किया गया था, कितनी तेज़ी से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट बदली थी। उसके बाद आपको CNRC का आंदोलन याद है? कपिल मिश्रा साहब को अभी 3 दिन पहले ये FIR हुई है ना, हमने वादा किया था ना अम्बेडकरवादियों ने कि ये कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ FIR होगी, अभी इनके बड़ों के खिलाफ भी होगी। ये वादा किया था, हुआ ना बाबा साहब के संविधान की वजह से। अब आगे चलते हैं, किसानों का लाए थे ना कानून, ये हाथ जोड़ के वापस लिया नहीं लिया? लेकिन उसमें सड़कों पर लोग निकले थे, इसमें तो अभी ऐसा कुछ अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी जो RSS के एजेंट हैं वही निकले हुए हैं सड़कों पे भी और दूसरी चीज़ों पे। अभी असली अम्बेडकरवादी तो आने वाले हैं ना, जो सब मिल के लड़ाई लड़ेंगे। देखिए CNRC की लड़ाई सिर्फ मुस्लिम समाज ने नहीं, सब समाजों ने मिलकर लड़ी थी। किसानों की लड़ाई सब समाजों ने मिलकर लड़ी थी, सब अम्बेडकरवादियों ने मिलकर लड़ी थी। अभी एडवोकेट्स का लेटेस्ट एग्जाम्पल है, एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल आया था ना, 4 दिन लगे थे। ये भी क्योंकि वकील तो सबसे ज़्यादा तैयार रहते हैं संविधान बचाने के लिए, सबसे ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो उन्होंने 4 दिन में विड्रॉ करा दिया। तो इससे कोई डरने की बात नहीं है। अभी RSS के जो मेंबर्स हैं वो एक नूरा कुश्ती हो रही है, अभी होने दीजिए, कोई बात नहीं। इसके बाद आंदोलन भी होगा और जो एक तो केस हारने के लिए डाले जाएंगे इसके खिलाफ, इसके लिए केस डालेंगे, हम लोग भी डालेंगे, मजबूत केस डालेंगे और सड़कों पे भी बड़ा आंदोलन होगा वो। लेकिन वो आंदोलन सिर्फ मुसलमान नहीं करेंगे, वो SC ST मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और OBC और दूसरे लोग मिल के करेंगे। और वो इतना बड़ा आंदोलन होगा क्योंकि ये सभी के ऊपर हमला होने वाला है, सभी के धार्मिक स्थल छीने की कार्रवाई है। ये सब समझ रहे हैं इस बात को कि अभी ये मुसलमानों के लिए कानून लाया जा रहा है, उसके बाद बुद्धिस्ट समाज के लिए तो ऑलरेडी आया हुआ ये, उसके बाद सिखों और क्रिश्चियंस के खिलाफ भी आएगा, ट्राइबल्स के खिलाफ आएगा, इससे भी बुरा कानून आएगा, और शेड्यूल कास्ट के खिलाफ आएगा, OBC के खिलाफ आएगा। ये तो होने जा रहा है सब चीज़ें। तो सब लोग इकट्ठे हैं इसमें और बड़ा आंदोलन भी होगा और इस सरकार को ये बिल भी वापस या कानून बना के भी वापस लेना पड़ेगा। समय का इंतजार कीजिए। एक अंतिम सवाल है कि मोदी जी बाहर हैं और अमित शाह जी केवल सदन में थे और रात में चर्चा हुई और सबके बीच चर्चा हुई, तब जाकर ये लोकतांत्रिक तरीके से ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए हो रही हैं। तो इसमें कहाँ से आपको लगता है कि जो एक आरोप लगता था कि सरकार तो अलोकतांत्रिक तरीके से चोरी से बिल लाती है और जो है पास करवा लेती है? इस बिल की प्रति, अब मैं लोकतांत्रिक तरीका बता देता हूँ आपको। जैसे CEC का चुनाव हुआ था ना लोकतांत्रिक तरीके से, 3 लोगों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जो आदेशों की एक तरीके से अवहेलना करते हुए 3 मेंबर्स की कमेटी चुनेगी, चीफ इलेक्शन कमीशन, उसमें 2 मेंबर होंगे, प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करेंगे उन्हें, उन्होंने कर लिया, एक अपने आप को कर लिया नियुक्त, वो तो होंगे ही खैर, एक उन्होंने अमित शाह जी को कर लिया और एक राहुल जी को बुला लिया। अंजाम क्या होगा? और राहुल जी की कोई बात भी नहीं सुनी। अगर उनके ऑब्जेक्शन जायज़ ऑब्जेक्शन कंसिडर करके उनको तथ्यात्मक रूप से, तार्किक रूप से उसको एडजस्ट करके कोई फैसला करते तो वो तार्किक रूप से और तथ्यात्मक रूप से फैसला होता। अब पार्लियामेंट में डिबेट का मतलब जो असल में लोकतांत्रिक तरीके से होता है, जो जो ऑब्जेक्शन विपक्ष के लोगों ने उठाए उसको एडजस्ट करके उसको उसके तथ्यात्मक रूप से या तो तार्किक रूप से और तथ्यात्मक रूप से उसको नकारा जाता बहस के दौरान सत्ता पक्ष द्वारा, जो EVM का सत्ता पक्ष है आजकल BJP और RSS का, और उसके बाद उन चीज़ों को जस्टिफाई करके जो ऑब्जेक्शन किए गए थे, तब अगर कोई पार्लियामेंट में बिल पास होता तो होता। अभी ये तो ज़बरदस्ती की बात है, नंबर ज़्यादा हैं, EVM के माध्यम से नंबर ज़्यादा हैं और 3 लाइन व्हिप जारी कर रखी है, जो मर्जी आए वो करो।
ये है। तो इसके खिलाफ आप लोग लड़ाई अब लड़ेंगे, एकदम रद्द होगा? एकदम 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 रद्द भी होगा, पूरा आंदोलन होगा, सारा समाज आगे ये किसी के लिए भी ऐसा गंदा और घिनौना कानून ना आ सके, इसके लिए बड़ा आंदोलन होगा, अदालत में भी मजबूत केस डाले जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपकी क्या राय है इस पर, वक्फ संशोधन जो कानून बनने जा रहा है, बिल जो संसद में पास हो रहा है, उसको लेकर के बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।